नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। साल 2023 के साथ मिशन 2023 का आगाज हो गया है। तकरीबन सभी सियासी दल इलेक्शन मोड में आ गए हैं। भाजपा हर हाल में कुर्सी पाने बेताब है, वहीं कांग्रेस ने तख्त बचाने कमर कस लिया है। यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन के दौर में तेजी आ गई है और दूसरी तरफ सरकार के लोक लुभावने नारे भी जोर पकड़ने लगे हैं। 15 साल कुर्सी में रहकर 15 सीट में सिमटने वाली भाजपा की कोशिश 2023 में बहुमत के आंकड़े छूने की है, जबकि कांग्रेस को भूपेश पर भरोसा है। कांग्रेसियों का मानना है कि सरकार की जनहितकारी योजना और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस का दोबारा सत्ता में लौटना तय है। खैर, अब बात करें जिले की, तो यहाँ भी अब सियासी तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी है। दावेदारों ने अपनी स्पीड को तीसरी गियर में लाना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात तो ये है कि दोनों ही सियासी दलों में दावेदारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी है। हालिया सूरत की बात करें तो दोनों ही पार्टियों में करीब करीब आधा दर्जन से ज़्यादा नेता भाग्य आजमाते आतुर दिखते हैं, जो किसी न किसी तरीके से अपने को विधायक के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। वैसे कुरुस सिहावा विधानसभा में तो चंद नाम ही सामने आए हैं, लेकिन धमतरी में दावेदारों के फहरिस्ती वक्त के साथ साथ लंबी होते जा रही है। गौरतलब है कि अब ब्लॉक से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है, लेकिन दावेदारों की इस भीड़ में जो कुछ नाम प्रमुखता के सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, युवा नेता आनंद पवार और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नीसू चंद्राकर। राजनीति के जानकारों और लोगों का मानना है कि टिकट का फैसला इन्हीं तीनों के बीच होगा। इनमें गुरमुख सिंह को अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और पिछले चुनाव में महज 464 वोट से पिछड़ने का फायदा मिल सकता है। वहीं युवा नेता आनंद पवार को मुख्यमंत्री की करीब और लगातार सक्रिय होना टिकट के करीब ले जाता है। और बात करें बीते 4 सालों में इस युवा नेता की परफॉर्मेंस की, तो ग्रामीण इलाकों में खासी लोकप्रियता दूसरे के बनिबस्त इनको सबसे अलग मुकाम देता है। एक खास बात आनंद के फेवर को मजबूत करते हैं वो युवाओं के बीच इनकी पकड़। ग्रामीण और शहरी इलाकों में नए जनरेशन के वोटर आनंद के खास प्रभावित हैं, जिसकी बानगी जगह जगह होते कार्यक्रमों में देखी जा सकती है। और बात करें नीसू चंद्राकर की, तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी काबिलियत को जन जागृत किया है और उन्हें अपने पिछड़ा वर्ग होने का लाभ मिल सकता है। देखिए, वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी आदरणीय भूपेश बघेल जी के चेहरे में लड़ेगी और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो कार्य हैं उस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। टिकट योग्य उम्मीदवार को मिलना चाहिए, जो योग्य, सक्षम हो और यंग चेहरे पर अगर सरकार हमारी भूपेश बघेल जी के और कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। और वर्तमान समय में जिस तरीके से पूरे देश का एक वातावरण चल रहा है युवाओं के प्रति, तो युवाओं को ही टिकट मिलना और उन्हें ही मैदान में उतारना, यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही सही निर्णय रहेगा। पार्टी जिसे भी टिकट देगी आप? देखिए, पार्टी सर्वोपरि रहती है और वो हमारे लिए सुप्रीम है और उन्हीं के माध्यम से जिनको भी टिकट दिया जाएगा तो हम बिल्कुल उनके लिए निस्वार्थ भावना से काम करेंगे। निस्वार्थ भावना से काम करने के साथ साथ उन्हें पूर्ण रूप से जिताने का भी हमारा दामोदार रहेगा और विजयी भव हमारी कांग्रेस पार्टी ही होगी। लेकिन योग्य और यंग उम्मीदवार रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। मिलेगा और क्या कहेंगे आप? देखिए, जो जिनकी पकड़ जमीनी स्तर तक के अच्छी है, मजबूत है, जो लोगों के बीच में जनप्रिय हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं और लोगों के जनहित मुद्दे में आगे रहते हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिलेगी। और मैं आशा करता हूं कि इस बार की युवा जो चेहरे हैं उनको मौका मिले, ताकि युवा इस देश के भविष्य हैं
तो आने वाली राजनीति में भी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। टिकट के मसले में तो ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं मिल के, तो पार्टी ही चयन करती है कि टिकट किसको देना है। अब जो पार्टी के लिए कंटिन्यू काम कर रहे हैं और हर जगह में जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं योजनाओं का, तो पार्टी ही इसको चयन करेगी। इसको बोलना तो सही नहीं है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बंद कमरे की बात है और पार्टी अला कामान ही इस पर फैसला लेगी। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है, तो जब भी चुनाव के समय दावेदारों की नाम आती है तो उसके लिए एक टीम बनाई जाती है। टीम में हमारे बूथ स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता है उनकी ली जाती है, सेक्टर स्तर पर और जोन स्तर पर जो हमारी टीम बनी है उन सभी टीम के जो हमारे मेन कार्यकर्ता है उनको बुलाया जाता है और हमारे सभी प्रकोष्ठ, चाहे महिला कांग्रेस हो गई, युवा कांग्रेस हो गए, NHY हो गए और बाकी जितने भी प्रकोष्ठ है उन सभी के जो प्रतिनिधि है उनसे एक राय ली जाती है। उसके हिसाब से एक चयनकर्ता डिसाइड करते हैं कि किसको टिकट देना। अब टिकट का देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं जो इस लायक हैं। ज़रूरी नहीं है 4 ही नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर जिन पर चर्चा की जा सकती है और उसमें चर्चा करेगी और पार्टी के जो भी हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं सबसे राय मशवरा होता है, उसके बाद ही कोई काम होता है। और हमारा तो अगर मेरी पर्सनल अगर राय ली जाएगी, मेरा तो ये मानना है कि हम समर्थक हो सकते हैं किसी न किसी के, मगर हमारी जो सोच है वो कांग्रेस होना चाहिए। जो पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देगी हम उसके लिए आपका काम करेंगे। इसी तरह भाजपा में 3 नाम टिकट की रेस में काफ़ी आगे है और पार्टी इन्हीं तीनों नामों पर विचार कर सकती है। वर्तमान विधायक रंजना साहू को भरोसा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सीट जीतने की वजह से पार्टी दोबारा उनको मौका देगी, जबकि युवा नेता और धर्म प्रेमी राजेश शर्मा की दावेदारी को ताकत उनका मजबूत जनधारा देता है। बहुत ही कम वक्त में धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने वाले राजेश हालिया सूरत में भाजपा की पहली पसंद माने जा रहे हैं। निजी एजेंसियों के सर्वे में भी राजेश फिलहाल अव्वल स्थान पर है, जिसे युवा, मजदूर और महिलाओं के साथ साथ व्यापारियों का जबरदस्त समर्थन हासिल है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि गुटबाजी से जूझ रहे पार्टी राजेश की उम्मीदवारों से एक हो सकता है, जबकि भाजपा के प्रदेश मंत्री रामू रोहरा के समर्थक आश्वस्त की पार्टी में अगर नए चेहरे को तवज्जो दिया गया तो उनकी पसंद रामू ही होंगे। आने वाले समय में जो चुनाव है, सब लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है और निश्चित तौर पे यहाँ पे जो देख रहे हैं कि सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं और सबको अधिकार है। एक छोटा सा कार्यकर्ता है, उसको भी टिकट मांगने का अधिकार है और ये तो पार्टी समय बताएगा और पार्टी के लोग बताएंगे कि टिकट किसे मिलता है। और मेरे ख्याल से धमतरी के विकास के लिए कुछ मुद्दों को लेकर धमतरी में जो विकास का कार्य करे, जो अवरुद्ध बहुत सारे जो कार्य हैं अवरुद्ध हो चुके हैं, सामने जो सरकार है उनसे लड़ सके और निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर सके। धमतरी की जनता को निश्चित रूप पे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है या ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है कि वो धमतरी का निरंतर विकास कर सके। बीजेपी से जो भी बंदा टिकट लाएगा, आप नाम लिए हैं, उसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जी जान से लगे हैं, कार्य भी कर रहे हैं और बरसों से कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी के टिकट लेके जो भी आएगा हम उसका सपोर्ट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। क्या मानते हैं? हम बीजेपी में जन्मे हैं, पले बढ़े हैं और आज तक बीजेपी का काम कर रहे हैं, तो वही करेंगे। जो बीजेपी का टिकट लाएगा उसके लिए काम करेंगे। हमको कोई व्यक्ति के ऊपर मोह नहीं है, हमको सिर्फ कमल फूल के ऊपर मोह। आप कह रहे हैं चर्चा चल रही है करके, मुझे तो कोई चर्चा नजर नहीं आता। मैं यह मानती हूं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और जिस संस्था से जुड़ी हुई हूं उस संस्था में दरी बिछाने वाला एक कार्यकर्ता भी टिकट लाएगा, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता झंडा उठा के चलेंगे और उसको विजयी बनाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। आप सोच रहे होंगे कि जिन नामों का चर्चा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शहर में चर्चा चलने वाली बात नहीं होती है। सभी लोग अपने स्तर में अलग अलग कार्य करते रहते हैं। कार्य करने से ऐसा नहीं है कि उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी पेश की हो या किसी के लिए दावेदारी पेश की हो। उनको चाहिए, या कोई भी मैं ही क्यों ना हो उसमें, मैं ही क्यों ना हो या छोटे से कार्यकर्ता, हमारे भारतीय महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी हो, उनको यह चाहिए कि हमको किसी को पर्टिकुलर देखना नहीं है।
सिर्फ हमको ये देखना है कि हम कौन से पार्टी से जुड़े हैं और किसके लिए काम करना है। हमको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के लिए काम करना है, मोदी जी के लिए काम करना है, रमन सिंह के लिए काम करना है, वरन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए काम नहीं करना है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सिंबल के लिए काम करते हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। पार्टी जिसको भी टिकट का हकदार मानेगी और जिसको भी देगी हम उसके लिए कार्य करेंगे, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। क्या लगता है जनाधार किसे मिलना चाहिए? आपको बताइए ना कि पार्टी जिसको भी देगी टिकट हम उसके लिए कार्य करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी होती है और प्रदेश के नेतृत्व में जिन्हें टिकट दिया जाएगा, हमारे लिए, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मोर्चा के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी संगठन जिसे तय करेगी हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। हमारा निशान तो कमल छाप का निशान होता है। व्यक्तिगत रूप से कौन क्या करता है वो तो बात का विषय होता है, और पार्टी निर्णय जो करेगी हम उसके लिए तन मन धन से और पुरजोर से हम उनका समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पुनः हम इस राज्य में लेके आएंगे। धमतरी विधानसभा के लिए बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, कांग्रेस से भी और भाजपा से भी। जो मौजूदा विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनकी स्वाभाविक दावेदारी तो होती है। इसके अलावा कई और नाम हैं, कई नाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी जो कांग्रेस है, देखना होगा कि उनके टिकट के लिए दावेदार कहीं ज़्यादा हैं भाजपा से, क्योंकि पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव उनके साथ है, राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं और पार्टी में अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। उनके पुराने कार्यकाल को लोगों ने देखा भी है और जनता के बीच रहते हैं तो एक मजबूत दावेदार स्वाभाविक रूप से हो ही जाते हैं। साथ ही आनंद पवार भी लगातार टिकट की दावेदारी करते रहे हैं। पिछले बार बागी होकर लड़े थे, इस बार फिर से उनका नाम चर्चा में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी करीबी सार्वजनिक है, सभी जानते हैं, और चुनाव लड़कर उन्होंने अपना जो जनाधार है, अपनी शक्ति है पब्लिक के बीच, वो दिखाई भी है, साबित की है। इसके अलावा बाकी में निशु चंद्राकर का नाम भी, जैसा आपने बताया, कि चर्चा में है। तो जिला पंचायत में उपाध्यक्ष हैं, जनता के बीच रहे हैं, आनंद पवार के काफ़ी करीबी मित्र रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प रहेगा जो कांग्रेस की टिकट जो है किसे दी जाती है और किस आधार पे दी जाती है। जो कवासी लखमा से हमने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जीतने वाले को दिया जाएगा, उसकी उम्र जो भी रहे। तो जीतने वाला उम्मीदवार कांग्रेस किसे समझेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। धमतरी विधानसभा का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। भाजपा की जो बात है, भाजपा में सिटिंग एमएलए रंजना साहू जी हैं, तो स्वाभाविक दावेदार हैं। श्रेष्ठ विधायक विधानसभा में उनको नवाजा भी जा चुका है, तो कहीं ना कहीं एक वजन उनका बढ़ गया है इसके बाद से। ज़मीन पर उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इसको लेकर बहुत सारे बहस हो सकते हैं, दावे प्रतिदावे हो सकते हैं, लेकिन रंजना साहू ने कहीं ना कहीं कोई बड़ा माइनस मार्किंग मुझे नज़र नहीं आता। विपक्ष में रहते हुए अगर विधानसभा में श्रेष्ठ एमएलए का मिले तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि उनकी मानी जाएगी। भाजपा में रामू रोहरा काफ़ी सक्रिय हैं, सक्रिय तो शुरू से रहे हैं, अभी उनकी सक्रियता ज़्यादा है। स्वाभाविक टिकट की दावेदारी करनी हो, चुनावी साल हो और विपक्ष में हो, तो बहुत कुछ करने को होता है। विपक्ष के साथ ये फ़ायदा होता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ ये सुविधा नहीं रहती, उन्हें मुंह बंद रखना पड़ता है, सब कुछ जानते देखते हुए भी। तो कांग्रेस के जो दावेदार हैं, वो आनंद पवार हो या निशु चंद्राकर हो, उनके सामने जो चीज़ें हो रही हैं, अगर वो नेगेटिव हैं तो भी वो नहीं बोल सकते। विपक्ष में रामू रोहरा हैं, रंजना साहू हैं और राजेश शर्मा हैं। तो अगर उन्हें भाजपा की तरफ से मान लिया जाए, अभी तो घोषित अपनी तरफ से कुछ नहीं किया उन्होंने, अगर मान लिया जाए तो
काफ़ी कुछ बोलने और आगे के 6 महीने में करके दिखाने के लिए, परफ़ॉर्म करने के लिए टिकट वितरण के पहले तक उनके पास मौका है। मेरी राय में भाजपा के लिए जो रंजना साहू हैं, फिर रामू रोहरा हैं या राजेश शर्मा को देकर भाजपा चौंका सकती है, या गुजरात के तर्ज पे सारे 90 सीट या 80 सीट पे बिल्कुल नए चेहरे ला सकती है। रमन सिंह से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था 80% चेहरे नए होंगे। तो भाजपा इस बात से इनकार नहीं कर रही कि वो सारे के सारे नए चेहरे डाल के विधानसभा के चुनाव में उतरे और एक अलग ढंग का रणनीति बनाकर उतरे। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा प्रत्याशियों पर, लेकिन जो घोषणा पत्र होगा उसकी भूमिका सबसे बड़ी होगी, क्योंकि गुजरात का चुनाव ले लें या पंजाब का चुनाव ले लें जो हाल ही में हुए, और अभी जो कर्नाटक का चुनाव है, घोषणा पत्र ही उसमें की फैक्टर रहा है। हालांकि अब बजरंग दल का नाम आ जाने से कुछ स्थितियां और उसमें सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, लेकिन ये आने वाले 6 महीने में छत्तीसगढ़ में भी कुछ ना कुछ नया ऐड होगा। भाजपा यूं ही मैदान को छोड़ नहीं देगी प्रत्याशियों के भरोसे, वो कुछ ना कुछ नया विषय जरूर लेकर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं भविष्य में, सबकी नज़र बनी हुई है। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि कांग्रेस में वरिष्ठता के हिसाब से टिकट आ सकती है, क्योंकि पूर्व में भी कुछ ऐसी स्थिति आई है जिसमें गुरमुख सिंह होरा ने टिकट लाकर यह जता दिया कि उनके साथ कांग्रेस है कि नहीं धमतरी की, ऊपर की पार्टी मतलब ऊपर के लोग, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जरूर साथ हैं। वही दूसरी ओर देखा जाए कि आनंद पवार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पिछले समय पूरी धमतरी की जनता को हक खिला दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि युवा नेतृत्व अगर धमतरी विधानसभा में आता है तो काफी हद तक विकास की किरणें हमें दिखाई देगी। आज 25,000 से ऊपर वोट पाकर उन्होंने कांग्रेस को नहीं हराया बल्कि भाजपा को जिताया है। आज देखा जाए नीसू चंद्राकर जी, वो शुरू से ही कांग्रेस में एक स्पीड से काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में मैं उन्हें देख रहा हूं। मुझे भी पत्रकारिता करते 30 साल से ऊपर हो गए हैं। नीसू चंद्राकर जिस स्पीड से अपना काम करते हैं, जो समस्या को उठाते हैं, समस्या लेकर जाने वाले ग्रामीण को तुरंत, चाहे वो कलेक्टर लेवल का समस्या हो या मंत्री लेवल का, वो प्रयास करते हैं कि मैं कितना जल्दी विधानसभा अपने क्षेत्र का जिला पंचायत क्षेत्र का समस्या को, ग्रामीण के समस्याओं को कैसे तीव्र गति से मैं उनका वो करूं, उसके लिए वो लगे रहते हैं। आज अपने व्यवहार से पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में एक अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, और निश्चित ही अगर उनको चुनाव में टिकट मिलती है तो वो एक युवा नेतृत्व के धनी होते हुए अपने आप को समर्पित भाव से विधानसभा में लाने का प्रयास करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी में आज नए नए लोग का नाम सुन रहे हैं। रामू रोहरा बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है, और रामू रोहरा की एक खासियत है कि करने के समय वो कुछ सोचते नहीं और करते हैं तो बताते नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज रामू रोहरा को जिस ढंग से मतलब एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उनको जाने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं शहरी क्षेत्रों में भी रामू रोहरा की एक अलग पहचान है, उनकी एक अलग साख बनी हुई है। कोरोना काल में जिस तरह रामू रोहरा ने गुपचुप तरीके से जरूरतमंदों को इधर से उधर पहुंचाया, कुछ हमारे धमतरी जिले के लोग फंसे हुए थे, उसको बहुत ही फिल्मी स्टाइल में और आदेश करवाकर, मंत्रालय से आदेश करवाकर उनको धमतरी तक, घर तक पहुंचा के यह साबित कर दिया है कि मैं भी एक विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के साथ हूं। दूसरी ओर देखा जाए रंजना साहू, तो रंजना साहू ने विधानसभा चुनाव जीतकर यह तो बता दिया कि धमतरी में एक उनकी अलग साख है। एक
महिला होते हुए वे अपने ओर से विधानसभा में ऐसा कोई भी विकास कार्य नहीं है जो लड़ भिड़ कर और अपने विधानसभा के लिए राशि लाकर और उसको करवाया है। ये एक बहुत अच्छी नेतृत्व है। विधानसभा में आज ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर महिला वर्ग में एक अच्छी साख बनी हुई है। जिस जगह में भी जाती है तो वरिष्ठों का पैर पड़ के ये आशीर्वाद लेती हैं। ये इनके में बहुत बड़ी खासियत है। विधानसभा सदस्य होते हुए, विधानसभा अध्यक्ष, विधायक होते हुए झुककर चलना, ये इनकी एक परंपरा बनी हुई है जो इनके संस्कार में शामिल है। विधानसभा टिकट अगर रंजना को मिलती है तो कहीं ना कहीं भाजपा की झोली में धमतरी विधानसभा की सीट जा सकती है। अभी हम बात करें राजेश शर्मा की, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रमों को अंजाम दिया और हर कार्यक्रम में छोटे बड़े वरिष्ठों को लेकर चलने की एक उनकी पहचान बनी। आज विधानसभा चुनाव के लिए उनका नाम जरूर आ रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान ऐसे नेतृत्व को टिकट दे जो वाकई में धमतरी की जनता के नब्ज को पकड़कर उसका इलाज कर सके। आज उस सब में बहुत ही सक्षम साबित होते हैं पंडित राजेश शर्मा। पंडित राजेश शर्मा शुरू से ही संस्कारिक परिवार के लड़का होते हुए वे अपने कार्य को जिस ढंग से संपादित करते हैं उससे लोगों में एक ऐसी पहचान बनती है कि अब की बार राजेश शर्मा, और उसी सब नाम को लेके आज पूरा धमतरी शहर, धमतरी विधानसभा में भी घूम घूम कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, महिला कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठों के साथ घूमकर जिस प्रकार धार्मिक मंचों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित भाव से वो रखते हैं, तो आज धमतरी विधानसभा में भी जितने भी गांव पड़ते हैं लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वो जाकर हर क्षेत्र में बात करके मंच में अपने आप को पूरी तरह से धार्मिक में उन्माद बनाकर वे आज चुनाव की स्थिति में खड़े हुए हैं। अगर उनको टिकट मिलती है तो निश्चित ही ये मान के चलिए कि वो धमतरी विधानसभा के उन अच्छे विधायकों में से रहेंगे जीतने के बाद, जो आज जिनका नाम अपन बहुत अच्छे से लेते हैं। वरिष्ठ जितने भी विधायक रहे हैं, सेठ केसरीमल लुंकड़, गोपाल राव जी पवार, पंडितराव जी, त्रिदत्त पंडितराव जी पवार, ऐसे लोगों के नाम के साथ इनका नाम जुड़ सकता है। ऐसे संस्कार इनके परिवार में राजेश शर्मा को मिला है। बहरहाल आगामी विधानसभा के चुनावी जंग में कौन किस पार्टी का सेनापति बनेगा ये तो नवंबर में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि धमतरी का भी चुनावी समर बेहद ही दिलचस्प होगा और इसमें फतह हासिल करने वाले सियासत के सिकंदर से कम नहीं बनेगा। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।